नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम कैबिनेट की कवायद में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी पाटिल। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट का जल्द ही विस्तार हो सकता है, जिसमें 22 नए मंत्री शपथ ले सकते हैं। शिवराज सरकार में फिलहाल केवल 5 मंत्री हैं। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के करीब 1 महीने बाद यानी 21 अप्रैल को मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। अब एक बार फिर से मंत्रिमंडल में नए सदस्यों को शामिल करने को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 4 विधायक और कांग्रेस के 4 बागी विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को अगले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव का सामना करना है। इनमें से 16 विधानसभा क्षेत्र चंबल और ग्वालियर इलाके से है। इसलिए माना जा रहा है कि कैबिनेट में शपथ लेने वाले मंत्रियों में चंबल ग्वालियर के चेहरे ज्यादा होंगे। शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पहले राज्य में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थे, लेकिन पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के ठीक बाद 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इसके चलते कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई और विधानसभा में शक्ति परीक्षण से पहले ही कमलनाथ को पद से इस्तीफा देना पड़ा। बागी विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद शिवराज सिंह चौहान राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। तो हमारे साथ निर्मल सिंह बैस भी हैं इस पूरे मुद्दे पे। निर्मल, जिस तरह से माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण 3 या 4 तारीख को हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई 17 तारीख। तो क्या लग रहा है आपको कि अभी हो जाएगा? पिछले 2-3 दिन से काफी सुगबुगाहट थी, या लॉकडाउन के बाद 17 मार्च के बाद ये मंत्रिमंडल बनेगा? देखिए, जिस तरीके से हमेशा देखा है कि मानसून होती है, बरसात आती है, तो एक माहौल सा बनने लगता है। तो मंत्रिमंडल का गठन विस्तार कब होगा ये एग्जैक्ट तो अभी दावे के साथ नहीं कह सकते, लेकिन जो माहौल बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो विधायक हैं, वो जो राजधानी में बना रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो कभी भी हो सकता है। लेकिन साथ ही एक चीज पीछे से ये भी चली आ रही है कि लॉकडाउन खत्म होने तक इसे रोक दिया जाए। लेकिन ये बिल्कुल तय है कि जो लॉबिंग करने वाले हैं वो राजधानी में डेरा डाल चुके हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं। और जिस तरीके से बीजेपी को आप जानते हैं कि बेमौसम बरसात जैसा कभी भी जो है अचानक जो है बरसात हो जाती है, तो ये कभी भी हो सकता है। अचानक बरसात कहेंगे या बीजेपी का जो कोई भी खबर बड़ी गुप्त रखी जाती है? बिल्कुल बिल्कुल जी। संगठन मंत्री, मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 3 के अलावा चौथे को नहीं मालूम रहती है। जी बिल्कुल, ये उसका है, उनका जो अनुशासन कवच है उसका ये है। जी बिल्कुल। खैर, पहले तो हम एक बार बात कर लेते हैं कि कौन कौन संभावित मंत्री बन सकते हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद जो बात कर रहे हैं आपके माहौल जो बना रहे हैं, जो माहौल मुझे जो लग रहा बनाने वाले हैं उनमें से 1-2 बन जाए तो लगता है, बाकी जिनको बनाना है ऊपर केंद्र से आएगा और उनको बकायदे उनको सूचित किया जाएगा, वो आ जाएंगे। खासकर जो इमरती देवी, हरदीप सिंह डंग, ये लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो इनको कहीं शंका कुशंका है। अगर सिंधिया जी नहीं बोलेंगे तो जो 4 हैं उनके तो नहीं बनेंगे। हरदीप सिंह डंग, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, हैदर सिंह कंसाना, बिसाहूलाल सिंह, इनका कोई ऊपर हाई कमान में कह सकते हैं कि खुदा नहीं है, ये सिर्फ इस बात को लेकर दावेदारी कर सकते हैं कि देखिए हमने साथ दिया, माहौल बनाया और हमारे कारण सरकार बनी, और इसको सोचना भी चाहिए। लेकिन खैर, मैं बताता हूं आपको कि भाजपा से मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले जिन नामों पर चर्चा चल रही है उनमें गोपाल भार्गव सबसे नेता प्रतिपक्ष थे, सबसे पहले है। भूपेंद्र सिंह पहले भी मंत्री थे। सीतासरण शर्मा विधानसभा अध्यक्ष थे। गौरी शंकर बिसेन पहले मंत्री थे। जगदीश देवड़ा 2008 से 2013 के बीच में मंत्री थे। राजेंद्र शुक्ला 2003 उमा भारती के समय से मंत्री बने, फिर लगातार वो मंत्री बने हैं और शिवराज सिंह चौहान के विश्वस्त मंत्रियों में से थे। माइनिंग, जनसंपर्क और ऊर्जा विभाग जैसे इनके पास विभाग थे। रामपाल सिंह, ये भी शिवराज जी के बहुत ही निकटस्थ माने जाते, इनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग था। विजय शाह, ये शुरू से है, आदिवासी नेता हैं और लगातार अजय की स्थिति में 93-98 से लगातार जमीन से जुड़े, लेकिन वे राजा हैं, तो आदिवासी होने का इनको फायदा भी मिलता है और वहां के राजा हैं उसका फायदा भी लेते हैं। विश्वास सारंग, ये तीसरी बार के हैं, ये सहकारिता मंत्री थे, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, कैलाश सारंग के बेटे हैं, इसलिए इनकी संघ और केंद्र में भी अच्छी खासी पहचान है। युगल किशोर बागड़ी,
ये 2008 से 13 के बीच में थे, लेकिन लोकायुक्त में इनका प्रकरण एक दर्ज था और ये मंत्री भी थे, राज्य मंत्री थे। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को बिना बताए उनके खिलाफ जो सतना का लोकायुक्त एसपी है उसने या ईडब्ल्यू उसने चालान पेश कर दिया हो, तो इनके खिलाफ चालान पेश कर दिया गया, जिनको इनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद ये बन नहीं पाए। केदार शुक्ला लगातार लंबे कई बार विधायक रहे हैं, 1993 में भी विधायक रहे हैं ये, और इनको अभी तक एक भी बार मंत्री नहीं बनाया गया। ये प्रबल रहा। पिछले समय इनका विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी चला था, लेकिन ना नुकुर के बाद विधानसभा अध्यक्ष नहीं चाहिए, मंत्री बन चाहिए, तो ना विधानसभा अध्यक्ष बन पाए न मंत्री बन पाए। उषा ठाकुर संघ के बहुत ही निकटस्थ, और इंदौर से ये जीतती रही है 2 से 3 इंदौर 3 से, और लेकिन इनको अचानक महू भेज दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय ने छोड़ा अपनी सीट, तो जब ये वहां पहुंची तो ये हुआ कि इनका हारना तय है। वहां बहुत ही मजबूत दरबार सिंह जो है वहां के बहुत मजबूत कैंडिडेट कांग्रेस के थे, तो ऐसे में हार गए, लेकिन इनके साथ संघ लावी ने पूरा काम किया और जीत गई। रमेश मंडोला प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले, बिल्कुल लगातार रिकॉर्ड मतों, पिछली बार भी इस बार भी। कैलाश विजयवर्गीय के बहुत ही निकटस्थ, तीसरी बार विधायक। इनका भी अगर उषा ठाकुर बनती है तो कैलाश जी, इनका चूंकि केंद्र में है, इनका नाम पूरी तरह से शामिल कराने में वो सफल भी हो सकते हैं। वही सिंधिया गुट से तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राज के पहले से ही बन चुके हैं। नए मंत्रियों में इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रभु राम चौधरी का नाम लगभग तय है, क्योंकि 6 मंत्री जो इस्तीफा देने वाले थे, बिल्कुल इनके साथ सेक्रीफाइस किया है, उनमें 2 को तो मिल गई जी। इन 4 को भी निश्चित सिंधिया जी का जब बार्गेनिंग हुई होगी तो इन 6 को मंत्री बनाने की बात आई होगी। इसके अलावा हरदीप सिंह ये मीनाक्षी नटराजन के निकटस्थ है, रहे हैं। पहली बार टिकट उन्होंने दिलाई, जीत गए। इस बार भी बड़ा मुश्किल 250-300 वोटों से जीत गए, लेकिन सबसे पहले बंगलौर पहुंचने वाले ये हैं। और उस समय निश्चित तौर पर मीनाक्षी जी ने भी इनको संपर्क करने का प्रयास किया होगा, लेकिन किया नहीं। अंततः इनने फ्यूचर समझा और इतना नाराज थे। सिख समुदाय से एकमात्र, कांग्रेस और बीजेपी सबको मिला के एकमात्र है, तो इनका भी दावा बनता था। लेकिन इनके साथ सिंधिया गुट के हैं ये नहीं कह सकते। एवं सिंह कंसाना दिग्विजय सिंह के बहुत निकटस्थ रहे हैं, चंबल ग्वालियर में रहते हुए भी गोविंद सिंह से नजदीक इनको बनना था, ये भी सीनियर है। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव इसलिए नाराज थे कि उनको प्रियव्रत सिंह को दूसरी बार ऊर्जा मंत्री बना दिया, दिग्विजय सिंह के बोले कि भतीजे ऐसे बना दिया और हमको नहीं बनाया, इस कारण इनकी अलग नाराजगी थी। इन्होंने कही भी बात, ये सिंधिया जी के कारण। अब बिसाहू लाल सिंह तो 1993 में पहली बार राज्य मंत्री बन गए थे, फिर पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग इनको मिला, कैबिनेट मिनिस्टर भी बने थे, लेकिन पिछला 2003 का चुनाव रामलाल रौतेले से हार गए थे। इसके कारण इनका दावा, और इनको यही कहते कि आप 2013 में नहीं जीत पाए थे, ये सब कहते हुए उनको नहीं बनाया, जिसके कारण हालांकि वो वहां की लोकल राजनीति से भी त्रस्त थे। अनूपपुर में जो राहुल सिंह मैंने अजय सिंह जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष थे, उनकी अच्छी खासा चलती थी, ये वहां के विधायक थे तो नहीं। इनके बेटे को भी एक आबकारी एक्ट के तहत इनका बेटा फंस गया था और जेल जाना पड़ा, बिल्कुल रनिंग। और मैं कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के पूर्व मंत्री विधायक, उसके बाद जेल जाना पड़ा, लंबे समय बाद कोर्ट से जमानत, उपेक्षा के साथ पीड़ा का भी शिकार हुआ, तो इस कारण भी वो वहां पहुंचे, सदस्यता ले चुके हैं। खैर, अब आप बताइए कि इस समय आपको क्या लगता है जो सूची हमारे सामने है। राजेंद्र शुक्ला भी है इसमें, तो ये संभावित हो सकते हैं, या पहले एक बार हम अरविंद से बात कर लें, फिर हम कुछ जो दावेदार हैं उनसे भी बात करेंगे, कुछ जो बीजेपी के विधायक जो अपने नेता को मंत्री बनाने के लिए जो सक्रिय है उनसे भी बात करेंगे। एक बार अरविंद के पास चलते हैं। बिल्कुल, ग्राउंड रिपोर्ट मिल जाएगा। अरविंद, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? क्या लग रहा है आपको कि मंत्रिमंडल, जैसा लग रहा था कि 6 या 7 तारीख को होगा, लेकिन मैंने और भी सूत्र आपके बताया, निर्मल बता रहे हैं, और भी सूत्र है, उसके अनुसार लगता नहीं है कि इतना जल्दी होगा। हमें लगता है लॉकडाउन के बाद होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी में नहीं, बरसने वाले नहीं, गरजने वाले बादल हैं फिलहाल।
हाँ, निश्चित तौर पे कहेंगे कि जो कयास लगाए जा रहे थे कि 6 और 7 तक ये मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, उसी के चलते, क्योंकि कयास इसलिए और लगाए जा रहे थे कि जो भी बागी विधायक थे, जो पूर्व विधायक कहेंगे या पूर्व मंत्री कहेंगे, उनका बारी बारी से भोपाल आना शुरू हो गया। क्योंकि जब हमने भी प्रभुराम चौधरी का भी इंटरव्यू किया, उनसे पूछा था कि आप यहाँ आए हैं, तो उनका सीधा सीधा कहना था कि हम इसलिए यहाँ पर आए कि क्षेत्र की जनता परेशान हो रही है और उनके साथ उसी को विकास के लिए हम बात करने आए। साफ तौर पर कहीं कि टालने की बात की जा रही थी, लेकिन जब जवाबड़ा देखा गया नरोत्तम मिश्रा के यहाँ, सुबह सुबह परसों की बात है कि सुबह सुबह हैदर सिंह करसाना साहिब, विश्वास सारंग से लेकर और जी बहुत सारे ऐसे नेता थे, प्रदीप जायसवाल का नाम भी लेना चाहिए, क्योंकि उनका फर्स्ट पहले दिन स्टेटमेंट आया था जैसे ही इन लोगों ने इस्तीफा दिया था और कांग्रेस के जो मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, हरदीप सिंह डंग का इस्तीफा आया था। जब उनसे प्रेस ने पूछा, स्वराज एक्सप्रेस सवाल किया था प्रदीप जायसवाल से, तो उन्होंने कहा था कि हम सरकार के साथ हैं। इट मीन वहीं पे कयास लगाने शुरू हो गए थे कि अब बिल्कुल नाव कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पानी में जाने को तैयार है, क्योंकि जो नाव में ही छेद हो गया है। क्योंकि साफ तौर पर हरदीप सिंह डंग पहले ऐसे विधायक है जिन्होंने इस्तीफा दिया था, और साफ तौर पर इतने बड़े राजनीतिकार हैं, इतने बड़े रणनीतिकार हैं कि जब तक इनकी कोई ठोस बात नहीं हुई होगी, जब तक ये इस्तीफा नहीं देने वाले हैं, तो साफ तौर पर ये बड़ा, आप इस बात को पूरा समझे कि ये कितना बड़ा गेम खेला गया है। क्योंकि जो सिंधिया समर्थक थे लगभग जो पूरे अगर हम बात करें चंबल अंचल की, तो जो 2018 नवंबर में सरकार बनी है कांग्रेस की, वो भी चंबल अंचल से बनी है। इसके बाद सरकार गिराने का काम भी चंबल अंचल ने किया है। और अब अगर सत्ता में कांग्रेस वापसी करती है तो पूरा वापसी करती भी है, नहीं भी करती, दोनों चीजें हैं। क्योंकि अभी 24 सीटें हैं और 24 सीटों में अगर हम बात करें कि सेफ जोन में ज्यादातर भाजपा दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी वर्तमान में 107 है। अगर 2 हटा दिए जाए, कह सकते हैं कि जो अरविंद रोकेंगे हमारे साथ कुंवर सिंह टेकाम हैं, भाजपा के विधायक हैं, जो हमारे साथ दूरभाष है। टेकाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वराज एक्सप्रेस के। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। टेकाम जी, कैसे हैं आप? बस कुशल हैं। बिंद से अच्छा खासा परफॉर्मेंस बीजेपी ने दिया जबकि कांग्रेस से सरकार बन गई थी, उसके बाद भी ऐसे में ऐसी कुछ बातें आ रही हैं। राजेंद्र शुक्ला जी को काफी अच्छा खासा श्रेय गया है बिंद में जो सफलता मिली, खासकर रीवा की सारी सीटें पहली बार जीते थे। तो ऐसे में कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि वहां कुछ लोग लामबंद हो रहे हैं कि कुछ और लोगों को बनाएं, उनको न बनाएं, इस तरह की कोई खबर है क्या जिसमें आपका भी नाम लिया जा रहा था? तो लामबंद हो रहे हैं इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है जी, लेकिन मैं किसी भी इस तरह के कोई लामबंद या किसी बैठक या किसी भी जी, मैं शामिल नहीं हूँ जी, मैं अपने घर पे मैं हूँ। जी जी, बिल्कुल घर में रहना चाहिए, लॉकडाउन की स्थिति है। अपने राजेंद्र शुक्ला जी एक लोकप्रिय नेता हैं हमारे विंध्य क्षेत्र के जी, उनका एक अच्छा योगदान तो है ही है। पहली बार हमें जो लगता है, मैं भी 34 साल से 34 साल से पत्रकारिता में हूँ, रीवा की 8 की 8 सीटें बीजेपी के पाले में चली जाना, ये अपने आप में अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक है। क्या कहेंगे आप? ये माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी का उस समय में उनके नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, गरीबों के लिए उन्होंने जो बहुत कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उनको लाभ देने का काम किया था। विकास के काम बहुत तेजी से हुए थे। उसी का परिणाम है जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद भारी बहुमत के साथ दिया था जी। लेकिन वहाँ बाकी जगह भी शिवराज जी ने बहुत अच्छा काम किया, संबल जैसे योजनाएं लागू की उन्होंने, लेकिन बाकी जगह शिवराज जी जैसे मालवा है, चंबल ग्वालियर है, वहाँ उतना पसंद नहीं किया। ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि राजेंद्र शुक्ला जी चूंकि मंत्री थे वहां से, ये पूरा उन्हीं के अनुसार टिकट बटी थी, उन्हीं के अनुसार चुनाव की रणनीति बनी थी, उन्हीं के अनुसार परिणाम आए। वो बिंद के हमारे एक अच्छे कद्दावर नेता हैं जी, तो उनका योगदान तो उसमें महत्वपूर्ण है ही है जी। सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का और राजेंद्र शुक्ला जी का मिलकर सोने में सुहागा हुआ और जनता इसलिए उसको बिल्कुल स्वीकार की और इसलिए भारी बहुमत के साथ वहां से विजय श्री जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया। चलिए, आपके वर्ग से आपका भी ऐसा लगता है कि नाम चल रहा है क्या? आपको क्या लगता है आपके वर्ग से, चूंकि सीधी और इस तरफ से बहुत कम आदिवासी नेता आए हैं? जो पार्टी जो दायित्व सौंपेगी हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। ये तो तय माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को करना है और उसके क्या उनको
दायित्व देना है क्या नहीं देना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ऐसा अधिकार है, मुझे उसमें कुछ कहना नहीं है जी। और इसलिए चलिए, इस बात को पूरी तरह आप खारिज कर रहे हैं कि कोई ऐसी 2, 4, 6 विधायकों की मीटिंग नहीं हुई है जिसमें कहा गया हो कि उनको बनाया जाए। मैं खारिज करता हूं और मैंने अपना जो है फेसबुक में और मैं खासकर ये पत्र कल मैंने अपना खंडन भी किया। मैंने किसी तरह से मैंने किसी भी उसमें मैं शामिल नहीं हुआ हूं और मैंने दिया है और मैंने अपने फेसबुक में भी निंदा की है। इस तरह का मैंने अविश्वसनीय जो पत्रकारिता जगत के लिए जो एक प्रश्न है, इस तरह से बिना शामिल हुए किसी षड्यंत्र में या किसी बैठक में या किसी तरह की कोई बात कहे उसका उनका नाम छापना ये ठीक नहीं है। इस तरह से यदि गलत बयानबाजी को छापा जाएगा जी, किसी को छप दो, मतलब कुछ अखबारों में छप गया जानकारी को लेकर के तो पत्रकारिता जगत पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। जो कुछ अखबारों ने 1-2 अखबारों ने छाप दिया था उसका आप पूरी तरह से खंडन करते हैं? हाँ, मैं पूरी तरह से तो खंडन करता हूँ। मैंने किसी भी शामिल नहीं हुआ हूँ। ये नई दुनिया पत्रिका में इसमें छपा हुआ है, ये गलत है। मैंने तो फोन लगाकर उनके चीफ एडिटर से बात करने की कोशिश किया, मेरी बात नहीं हो पाई और इसलिए मैंने अपने फेसबुक में मैंने विरोध और निंदा मैं किया हूँ और उसको फेसबुक में डाला हूँ। चलिए, और मैंने राजेंद्र शुक्ला जी को एक बार फिर मंत्री बनना देखना चाहते हैं आप? अब माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्री बनाने का ना ही बनाने का ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर विशेषाधिकार है। यदि वो बनते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। जी जी जी, चलिए टेकाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी अरविंद जी, कहा जा सकता है कि जो अरविंद जी जो आप बता रहे थे, जो मुझे लगता है अपना जो थोड़ा बहुत अनुभव है उस अनुभव के आधार पे जब लोगों को लगता है, मैं 1987 से मंत्रिमंडल का विस्तार जब होता है मैं देखता रहा हूं, ये बड़ी गुप्त सूचना जाती है। जिनको सूचना पहले से तय हो जाता है, अब तो खैर ये संघ है, संघ के साथ बीजेपी अनुसांगिक संगठन है उसका, वहां से तय होता है, केंद्र से होता है, हाईकमान बहुत मजबूत है, जिनके नाम तय होंगे उनको सूचना चली जाएगी। यहाँ वही लोग आ रहे हैं जिनको कहीं न कहीं संशय है, जैसे एदर सिंह जी को आपने बोला, इमरती देवी और ये 4 लोग हैं, ये तो सिंधिया जी की अगर बात हुई होगी या तय हुआ होगा तो इनको आना ही है। लेकिन हरदीप सिंह डंग हुए, एदर सिंह जी हुए, बिसाहू लाल जी हुए या बीजेपी गए डेरा डाले हुए, इनको कहीं न कहीं नहीं लगता कि संशय है कि मैं बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। नहीं, संशय भाजपा में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये ऐसी पार्टी है, अब आप देख सकते हैं कि राज्यसभा सदस्य के लिए एक प्रोफेसर को उतार दिया मैदान में जिसका कोई दूर दूर तक नाम नहीं था। इसके बाद आप साफ तौर पर कहेंगे कि भाजपा एक कहीं न कहीं संगठित बेस पार्टी है और वहाँ कैडर बेस पार्टी है, इसलिए कहीं न कहीं इन लोग को कहीं न कहीं डर सता रहा होगा कि ऐसा हो हमारा नाम ना हो। इसी के चलते एदर सिंह कंसाना हो, चाहे हरदीप सिंह डंग हो, चाहे बिसाहू लाल सिंह हो, प्रभुराम चौधरी हो, ये यहाँ होते हैं तो मुलाकात करने में कहीं कोई गुरेज उन्हें नहीं हुआ होगा, इसलिए यहाँ आए होंगे। लेकिन साफ तौर पर जो एदर सिंह कंसाना ने इस्तीफा दिया है तो इनके 100%, क्योंकि हम उन्हें व्यक्तिगत तौर पर बहुत अच्छे से जानते हैं, जितने बड़े नेता हैं ये, कि जब तक कोई ठोस बात ज्योतिरादित्य सिंधिया से नहीं हुई होगी या कोई दिल में इतना बड़ा कह सकते पीड़ा इनकी नहीं होगी, क्योंकि इनकी बाकायदा कांग्रेस में अवहेलना की गई है, उपेक्षा की गई है। इसी के चलते कहीं ना कहीं इन लोगों ने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देने के बाद ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए हैं। और हम आपको बात बता दें, 2 मार्च को ये सब शुरू हुआ। 2 मार्च को सबसे पहले ट्वीट किया था दिग्विजय सिंह ने, और उसके बाद ही ये पूरी 2 मार्च को ट्वीट किया, 3 मार्च को ट्वीट किया कि रमाबाई को लेके भूपेंद्र सिंह अब निजी प्लेन से। हमारे साथ बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी जुड़ गए हैं जो सेमरिया से हैं। केपी जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बस ठीक है। ऐसी कुछ खबरें आ रही थी कि बिंद में बीजेपी के कुछ नेता लामबंद होकर के ये कह रहे हैं कि अब मंत्री पद उनको मिलना चाहिए, उनके किसी और को मिलना चाहिए। लेकिन अभी कुंवर टेकाम जी ने इसका पूरी तरह से खंडन किया। उन्होंने कहा कि जिन अखबारों में खबर छपी है उसका खंडन करता हूं मैं, और मैं ये बात करूंगा कि उसका खंडन छापे भी वो। क्या कहेंगे आप? जी, जहां तक बिंद का सवाल है, जी, बिंद ने, आप सब जानते हैं कि बिंद ने भारतीय जनता पार्टी की झोली भरने का काम किया है। जी, और जहां तक ये लामबंद के विषय में चीजें आ रही हैं, जी, मंत्रिमंडल बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में होता है। जी, भारतीय जनता पार्टी में एक प्रक्रिया के तहत
सारी चीजों का निर्णय होता है। जी, इसलिए ये मंत्रिमंडल बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी और पार्टी निर्णय करेगी। इसमें कोई विधायकों के लामबंद होने जैसी बात भिंड में नहीं आई। हम लोग भी भिंड में रहते हैं और सारे विधायकों ने क्रमशः ऐसा खंडन किया है, चाहे वो कुंवर सिंह टेकाम जी हों, चाहे वो रामलल्लू वैश्य जी हों, चाहे वो गिरीश गौतम जी हों। सभी ने कहा है कि भिंड के प्रतिनिधित्व बढ़ाए जाने की हम मांग कर रहे हैं, ना कि हम कहीं किसी के विरोध में लामबंद हो रहे हैं। बिल्कुल त्रिपाठी जी, पहली बार ये हुआ है जबकि कांग्रेस की सरकार बनी है कि भिंड की 30 सीटों में से 26 सीटें हैं कि 24 सीटें पहली। बिसाहू लाल जी को भी यदि अब जोड़ लिया जाए तो अभी है नहीं वो विधायक। नहीं, अब उनको मत जोड़िए। 30 सीटें जो भिंड की हैं, जब रिजल्ट 2017-18 में आया था, उस समय की बात करें हम लोग, 18 के रिजल्ट दिसंबर में, उस समय पहली बार जब हमारा पत्रकारिता का जो अनुभव है, जो पढ़ता आ रहा हूँ 34-35 साल से, पहली बार 24 सीटें भिंड से आई हैं। नहीं तो भिंड हमेशा पहले समाजवादियों का कर रहा है, बाद में कांग्रेस की सीटें ज्यादा आती रही हैं। 1993 में भी 22 सीटें अर्जुन सिंह और श्रीनिवास तिवारी लेकर के आए थे तो कांग्रेस की सरकार बनी थी। ऐसी स्थिति में ये पूरा मुख्यमंत्री को श्रेय तो जाता है, लेकिन कहीं न कहीं विकास पुरुष कहे जाने वाले एक नेता को भी श्रेय जाता है क्या? बिल्कुल, ये माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी की जिन्होंने कहा था कि भिंड के विकास में कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जाएगी, और उनके अनन्य सहयोगी रहे राजेंद्र शुक्ला, जिनको भिंड के विकास का पर्याय माना जाता है। चाहे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट हो, चाहे विश्व सफेद शेर व्हाइट टाइगर सफारी हो, चाहे भिंड को 4 लेन सड़कों की चारों तरफ सौगात देने का काम हो, भिंड के विकास की उन्होंने झड़ी जिस तरह से लगाई, उस शिवराज जी और राजेंद्र शुक्ला जी की जोड़ी में परिणाम स्वरूप हमारे सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और 30 में से 24 सीटें भिंड की झोली में आए। इसमें कोई दो मत नहीं है कि राजेंद्र शुक्ला भिंड के सर्वमान्य नेता है और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है भिंड के अंदर, जो मध्य प्रदेश के एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में भी जाने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। चलिए अब देखते हैं। हालांकि मुझे जो लगता है कि भिंड से निर्मल जी ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि मिलना भी चाहिए। बिल्कुल इसका बहुत बड़ा कारण भी है। वहां से पहली बार इस तरह हुआ है, समाजवादियों कर रहा कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका। चलिए जी अरविंद जी, संक्षेप में थोड़ा सा आपको क्या लग रहा, खैर कौन आए कौन नहीं गए, जैसा मैंने आपसे कहा कि जिनको संशय होता है वही लोग लामबंद ये अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, एक कहावत है वहां पे, इन लोग को डर इस बात का है कि आधी छोड़ पूरी को भागे, पूरी मिले ना आधी पावे। इन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा हो विधायकी चलेगी, अब मंत्री पद भी नहीं मिला तो बहुत ज्यादा क्षेत्र में हंसी भी होगी, हंसी के पास। अरे मंत्री पद मिल भी गया तो 4 ही महीने के लिए मिलेगा। हाँ, तो चुनाव जीतना पड़ेगा अभी, लेकिन 4 महीने वो इतना ज्यादा ऐसा कुछ करने की मतलब कोशिश में रहेंगे। देखिए निश्चित तौर पे कहेंगे वहां जो जिन विधायकों ने, क्योंकि चंबल अंचल का जो मिजाज है वो थोड़ा सा अलग प्रकार का है। वहां पर एक बात जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दिया तो भाजपा में शामिल हुए तो बहुत लंबे समय तक ट्रोल होते रहे बराबर। अभी आप देखेंगे बराबर जब भी उनके कोई स्टेटमेंट आते तो लोग ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि सरकार बनाने का काम भी वहीं से हुआ था, क्योंकि 34 विधायक पूरे चंबल अंचल में आते हैं और 34 विधायकों में से 16 विधायक इसमें वर्तमान में है जो बिल्कुल जो पूरी धुरी है सत्ता परिवर्तन की, और उन 16 विधायकों में से कुछ विधायक ऐसे हैं कि जो यहां वापस दोबारा विधानसभा में नहीं आएंगे। ये बात उन्हें कुछ विधायकों को पता भी होगा। तो निश्चित तौर पे ये जो कवायद की जा रही है, जैसे हम 6 अगर मंत्रियों की बात करें, 6 मंत्री बनाए गए थे, उसमें से इमरती देवी और प्रद्युमन सिंह, इनका जीतना तो लगभग कह सकते हैं कि इन लोगों ये जमीनी नेता हैं और बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं और आम आदमी के घर तक जाते हैं। इसलिए ये सब बातों से अलग आप उसी क्षेत्र से आते हैं जो 16 उपचुनाव होने जा रहे हैं। 22 तो खैर बागी होने के कारण दो लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण चुनाव हो रहे हैं। ये आपको क्या लगता है, बहुत संक्षेप में, फिर निर्मल भी हमारे साथ, कि जो 16 जगह उपचुनाव होने जा रहे हैं, बाकी जगह निर्मल से बात कर लूंगा, इसमें जनता उनको कितना स्वीकार करेगी? पार्टी बदल के आए, अभी दूसरी पार्टी से चुनाव जीत के गए थे और पार्टी उन्होंने बदली मात्र 15-16 महीने में, तो जनता कितना स्वीकार करेगी? चंबल की जनता का क्या मूड है?
इस समय तो स्थितियां उनके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी नया नया ताजा ताजा गांव है उनने जनता को दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि अगर जातिगत खेल वहां खेला गया, अगर कोई बड़ा कैंडिडेट वहां दिया गया कांग्रेस की तरफ से, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाजपा को वहां करारी हार का सामना करना पड़ेगा। आज की स्थिति ये है, साफ तौर पर कह सकते हैं सत्ता जो भी भाजपा की है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं बचा है। नहीं ग्वालियर चंबल की बात कर रहा हूं मैं, प्रदेश की नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे वही कह रहा हूं, लेकिन अभी आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को दोबारा भी लग सकता है, क्योंकि जिन जिन लोगों के नाम अभी चल रहे हैं भाजपा के खिलाफ खड़ा करने में, हो सकता है कि वो लोग टिकट मिलने के बाद भाजपा की गोदी में आके बैठ जाए। ये भी बड़ा सोच का विषय है, इसी पर मंथन अभी चल रहा है। डॉक्टर गोविंद सिंह, दिव्य सिंह सहित जो भी वहां स्थानीय नेता है, रामनिवास रावत सहित जो भी वहां स्थानीय नेता हैं, वो जो बात कर रहे हैं कि टिकट किसे दिया जाए, क्योंकि जितने भी वहां लोग हैं वो अधिकतर लोग सिंधिया समर्थक हैं, और सिंधिया समर्थकों को अगर टिकट दिया गया, क्योंकि अभी कुछ ऐसे नेता हैं वहां, चूंकि अभी हम वहां गए थे, मैंने वहां बातचीत लोगों से की, अभी बिल्कुल तटस्थ है, ना वो अभी भाजपा में है, ना भी अभी वो कांग्रेस में है। उनके बड़े नेता सिंह नदी चले गए, वो अभी भाजपा में आ नहीं रहे हैं और कांग्रेस की बात कर नहीं रहे हैं। ऐसे कई नाम है, कह सकते हैं, जैसे अभी चौधरी है वहां भिंड के, अब उनका नाम अगर लिया जाए तो वो विशुद्ध रूप से कह सकते हैं सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। अगर वो आते, उन्हें टिकट दिया जाता कांग्रेस को, ये पता नहीं कब वो आके इनकी गोद में बैठ जाए। साथ में प्रद्युम्न तोमर के खिलाफ कह सकते सुनील शर्मा को खड़ा किया जा रहा है, जो ऐसी कयास और ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, वो बिल्कुल विशुद्ध रूप से सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय रहेगा, और बड़ा इन्हें चिंता भी करना चाहिए कि हम इनके खिलाफ किसे टिकट दें, क्योंकि अब साफ तौर पर कह सकते हैं कि चंबल अंचल में कांग्रेस का अस्तित्व कम हो गया है। समय कम है। निर्मल, सबसे बड़ी बात यहाँ है, ये मंत्री के लिए जो ये 22 है जी, मंत्री बन जाए, ये हो जाए, किस तरह हो जाए, ये सिर्फ 3-4 महीने के लिए शपथ होगी। बिल्कुल। और जनता का मूड अगर बदला, हालांकि अगर मंत्री बन के चुनाव मैदान में जाते हैं तो उसका अलग प्रभाव है, और जनता भी सोचती है कि हमारे क्षेत्र का जो भी विभाग होगा, कम से कम उसका तो हमारे यहाँ क्षेत्र में विकास होगा इस विभाग से जुड़ा। ऐसी स्थिति में 10 अगर बनते हैं 22 में से, और 107 पहले से बीजेपी के पास है, 117 मैंने बहुमत से एक ज्यादा ही पहुंच जाएगी। देखिए, क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दरअसल ये है कि बीजेपी ने सरकार तो बना ली, और बल्कि राजनीति के मास्टर स्ट्रोक मारा है, और यूं कहना चाहिए कि राजनीति की सबसे बड़ी खिलाड़ी होकर वो मध्य प्रदेश में उभरी है। और कितनी खुशी का माहौल था जब तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सब में सरकारें बनी थी, लेकिन कांग्रेस अपना गढ़ नहीं बचाई। बहरहाल अब बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन अब उसके सामने अग्नि परीक्षा है इसको बरकरार रखने की। बीजेपी किस तरह से, क्योंकि कांग्रेस भी उस तरफ सोच रही होगी कि जैसे हमारे असंतुष्टों को आपने मिलाया, तो ये जो पहले से मंत्री है बने थे, तो अब ये बात उभर के आ रही है कि जो 4 बार के, 5 बार के, 3 बार के विधायक हैं, जो दावेदार हैं अपने क्षेत्र के, वो बोलेंगे कि हर बार क्या उन्हीं को सरकार बनेगी तो वही मंत्री बनेंगे जो गिने चुने नाम है, हम लोग नहीं बनेंगे। लेकिन ये चुनौती तो है बीजेपी के सामने, लेकिन खूबी यह है कि कांग्रेस गुटबाजी का शिकार हो गई, सबने देख लिया, जग जाहिर हो गया, और जो कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा था प्रभावशाली, वो बीजेपी के पाले में आ गया। अब जब चीज पाले में आ गई है, एक मिनट, श्यामलाल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, त्योथर के विधायक है। श्यामलाल जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ, स्वराज एक्सप्रेस से। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ जी, कैसे हैं आप, ठीक है? हाँ भाई साहब, बढ़िया है, अच्छा है। चलिए, बिंद को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और प्रतिनिधित्व के रूप में किसको मिलना चाहिए, ये थोड़ा सा हम आपसे जानना चाह रहे थे। भाई साहब, ये तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो विचार विमर्श करेगी, संगठन जी और पार्टी के लोग जी मंथन करके जी कि हमारा मंत्रिमंडल बढ़िया बेहतर बनने, और बनने के बाद हमारे मंत्रीगण प्रदेश की अच्छी सेवा कर सकें, तो ये तो निर्णय पार्टी विचार विमर्श करके ही करेगी। बिल्कुल, हम आपकी व्यक्तिगत ये जानना चाह रहे हैं, आप बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं, लंबे समय से, हमें लगता है 80 से राजनीति कर रहे हैं। हाँ, क्या जी। बिंद की 30 सीटों में, बिंद आप भी जानते हैं समाजवादियों का गढ़ रहा है, लोहिया जी ने उसको गढ़ बना दिया था, फिर उसके बाद बहुत सारे समाजवादी कांग्रेस में चले गए, बहुत सारे बीजेपी में आ गए जी। काकोरी कांड जो हुआ, काकोरी उसके बाद जो हुआ था, तो हाँ जी, तो बहुत सारे लोग आ गए थे। अब ऐसी स्थिति में वहां सामान्य तौर पे कांग्रेस हावी रही है, कांग्रेस की सीटें ज्यादा आती रही।
पहली बार रीवा की 8 में से 8 सीटें बीजेपी के पाले में गई हैं, पहली बार। जी। आपको याद है कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ ऐसा। जी। तो अब ऐसी स्थिति में इसका रीवा का कम से कम श्रेय किसको देंगे आप? देखिए, रीवा का श्रेय का जहां सवाल है, आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी रीवा में सभी विधानसभा सीटों में जी उनका काफी प्रयत्न रहा और लोगों के बीच में उनकी पकड़ रही जी, और हमारे रीवा जिले में विकास के नाम पर उन्होंने काफी काम किया है जी। जितनी सड़कों का निर्माण हुआ है वो आज तक सड़कों के निर्माण में लगे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं। रीवा शहर को जी। बेहतर शहर बनाने में उनका अपूर्व योगदान है। तो ऐसी स्थिति में जहां रीवा का प्रश्न है तो 8 विधानसभा सीटों में उनका प्रभुत्व रहा है और वो अपने बीजेपी के विधायकों को जो उम्मीदवार थे उनको जिताने में उन्होंने भरसक प्रयत्न किया है। भाई साहब चलिए, तो हम आपकी शुभकामनाएं शुक्ला जी को पहले से दे दूं शुभकामनाएं, आप हमारे साथ हैं? हाँ, दे दे शुभकामनाएं, अच्छी बात है, हमारे लिए सभी आदरणीय है। और अगर गलत हुआ तो हम दे रहे हैं। द्विवेदी जी, अगर गलत हुआ तो आप भी हो जाएंगे हमारे साथ गलत? नहीं, मैं स्वागत करूंगा। नहीं, हम शुभकामनाएं उनको दे देते हैं और ये कहते हुए कि श्यामलाल द्विवेदी और एसपी त्रिपाठी की साथ में शुभकामनाएं हैं। अगर गलत हुआ तो दोनों गलत हो जाएंगे। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मल जी, संक्षेप में देखिए, अभी जो चर्चाएं हुई, आपने भी अभी इतने विधायकों से बात करी, तो ये बहुत जाहिर सी बात है कि कोई भी खुलकर विरोध तो दूर की बात है, तारीफ ही कर रहा है राजेंद्र शुक्ला जी की। और दूसरा, सभी ने कहा कि पार्टी जो आदेश करेगी। तो देखिए, बीजेपी ने जो करके दिखाया है उससे कांग्रेस के नेता तो सकते में है, बीजेपी के जो दिग्गज है वो भी कहीं ना कहीं सकते में। तो खुल के कोई कुछ नहीं बोल रहा। और जिस तरीके से बीजेपी चल रही है, जिस तरीके से कैडर है, तो वो मुझे लगता है कि पूरी चीजों को मैनेज कर लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद आपका। आपने किया निश्चित तौर पे 16 जो विधानसभा जहां उपचुनाव होने हैं, ज्यादा दिन दूर नहीं है। कोरोना को हरा के जल्द ही अब हम लोग उस तरफ जाएंगे कि उपचुनाव में क्या होना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी जानकारी दी। तो निर्मल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा नहीं होगा, अभी कवायद इस बात की चल रही है। होगा तो कब होगा? लॉकडाउन की खत्म होने के बाद होगा या अगले 1-2 दिन में हो जाएगा? फिलहाल उनके साथ शिवराज जी की जो सेना है उसमें 5 सैनिक जुड़ चुके हैं, इसलिए अभी कोरोना से लड़ने की बात है। तो विस्तार कब होगा और कौन आएगा ये अलग बात है, लेकिन ये भी तय माना जा रहा है कि सिंधिया की जो समर्थक है उनको भरपूर तवज्जो दी जाएगी और साथ में जो बागी बने हैं, जो पूर्व विधायक हो गए हैं, उनमें से भी 1-2 कम से कम निश्चित रूप से समाहित होंगे ही। और लेकिन बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती ये होगी कि अपनों को नाराज होने से कैसे बचाएं। खैर, इसी के साथ कैबिनेट की कवायद में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी और